गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कश्मीर की शॉल। और कश्मीर की शॉल जैसा आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी राज्य कश्मीर में बनाई जाती है। कश्मीर की शॉल बहुत ही खूबसूरत और विश्व विख्यात है। आप सभी ने सुना होगा, एक अमीर खुसरो हुआ करते थे कवि, जिन्होंने कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वह है कश्मीर। कश्मीर अपने आप में एक हिमालय से घिरा हुआ राज्य है। और आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र है उस समय का बना हुआ संग्रहालय में प्राप्त चित्र है, जिसमें पुरुष समाज यानी पुरुष प्रधान शॉल बनाने का उद्योग होता है। और इसमें पुरुष समाज अपनी कलाकृतियों द्वारा शॉल को बनाया करता था। और कश्मीर की वादियों से घिरा हुआ है ये पूरा जो भौगोलिक वातावरण है। वहाँ फूल, चिनार के पेड़, सुंदर सुंदर केसर के बाग। और इसी वजह से जब सर्दियाँ पड़ती थी और बर्फ़ पड़ती थी तो पुरुष अपने घरों में रहकर ये शॉल बनाने का कार्य करते थे। पाकिस्तान और कश्मीर अब अलग हुए हैं, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं खाड़ी प्रदेश, यानी कि और आपने बचपन में कहानी सुनी थी काबुली वाला की, तो यानी पठान व्यापार के लिए सबसे पहले हमारे भारत देश में कश्मीर के रास्ते ही आए थे। और उन्होंने कश्मीर में ही सबसे पहले अपनी व्यापार शुरू किया था। और इसीलिए ये जो शॉल की प्रणाली है ये कश्मीर में पठान ही लेकर आए थे और ईरान से आई थी। और इसी वजह से शॉल, जिसे दुशाला के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि यह शब्द कश्मीर से लिया है, लेकिन इस शब्द का मूल हामिदन यानी ईरान के शहर से प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि सईद अली हमदानी द्वारा शॉल बनाने की कला भारत में प्रस्तुत की गई। 14वीं शताब्दी में मीर अली हमदानी ने पश्मीना बकरियां, आपको अगर ध्यान हो, और मैंने ऊन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ऊन में सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे उच्चतम क्वालिटी होती है पश्मीना, और वो कश्मीर में पाई जाने वाली बकरियों से मिली हुई ऊन होती है। तो उन्होंने जब ये ऊन देखी पश्मीना की, तब हमदानी ने अब वहाँ के जो राजा थे कश्मीर के उस समय, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको ये उपहार में भेंट की। और उन्होंने उनको ये राय दी कि क्यों ना हमें इन्हें शॉल बनाने का उद्योग शुरू करना चाहिए। फिर धीरे धीरे पश्मीना शॉल का उद्योग शुरू हुआ और देखते देखते पूरे भारत में ये शॉल बनना शुरू हो गया। पठानों के बारे में मैं बता रही थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी पठान थे। इनके बेटे थे बाबर के बाद आए हुमायूं के बाद आए। और हुमायूं क्योंकि बहुत नरम दिल के थे तो वो भारत में ही बस गए, क्योंकि इससे पहले जितने भी पठान थे वो व्यापार के लिए तो आए थे, लेकिन जो बाबर थे वो बहुत क्रूर थे और उन्होंने हमारे देश की सोने की चिड़िया समझा और हमारे देश में बहुत लूटपाट मचाई। लेकिन हुमायूं ने जब यहाँ पर उन्हीं का पुत्र अकबर यहीं पैदा हुए तो वो यहीं बस गए और उन्होंने मुगल कालीन राज्य चालू किए। बादशाह अकबर ने उद्योगों को, आप सभी ने बहुत बादशाह अकबर के बारे में सुना है और पढ़ा है, और उन्होंने उद्योगों को बहुत बेहतर बनाने के प्रयास किए। उन्होंने उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान से बुनकरों को खरीदा, यानी पैसे देके उनको बुलवाया। और सम्राट उद्योग, क्योंकि जो हमदानी थे उन्होंने ये राय दी थी कि शॉल की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बनती तो उससे पहले भी थी, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये व्यापार, उन्होंने कहा क्योंकि पश्मीना उद्योग की शॉल हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं और व्यापार को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने व्यापार के हिस्से उन्होंने राजा अकबर को ये राय दी कि हम वहाँ के बुनकरों को बुलाएं और हम इस उद्योग को आगे बढ़ाएं। आज भी अगर हम गुडमेट संग्रहालय में देखते हैं तो 17वीं शताब्दी की कश्मीर शॉल का हमें एक वहाँ पे टुकड़ा अभी भी मिलता है। इससे पता चलता है कि राजा अकबर के समय में उद्योग शॉल का आगे बढ़ा। हालांकि शॉल की बुनाई राजा अकबर के समय में कहा जाता है और मुगल कालीन कढ़ाई कहा जाती है, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद में इस बात के सबूत मिलते हैं और लिखा हुआ मिलता है कि रामायण और महाभारत के समय में भी शॉल का इस्तेमाल होता था। और सम्राट अशोक के समय में प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख किया गया है कि सम्राट अशोक इस तरह की पश्मीना शॉलों का इस्तेमाल करते थे। इवन आईने अकबरी जो उन्होंने अकबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी,
और उसमें भी दस्तावेजों में आईने अकबरी के दस्तावेजों में ये मिलता है कि ये इस प्रकार की शॉल, ये शॉल का चित्र जो संग्रहालय में मिलता है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। और आईने अकबरी में भी ये लिखा हुआ है कि शॉल, कश्मीरी शॉल उस समय बहुत विख्यात थी और उस समय बुनी जाती थी। तो कुल मिला के हिंदू राजा भी इस्तेमाल करते थे, बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्थापित किया था तो बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। और आईने अकबरी यानी अकबर के साथ दस्तावेजों में भी ये मिलता है कि उस समय शॉल बनती थी, पश्मीना शॉल 17वीं शताब्दी में भी बनती थी, या 15वीं शताब्दी से, अब कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में घटी थी रामायण और महाभारत, तो उस समय में भी इसका उपयोग होता था कुछ कुछ। कश्मीर भारत एक राज्य है जहाँ पर आप पूरी घाटियों से ढका हुआ है, बहुत सुंदर फूल फल के बाग, और जो बकरियां हैं पश्मीना बकरियां, उनसे 2 प्रकार की शॉल बनाई जाती है, कानिकर शॉल और कढ़ाई वाली शॉल। कानिकर शॉल जो बुनाई के लिए होती है और जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, और कढ़ाई वाले शॉल जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है। ये देखिए मैं आपको चित्र के द्वारा दिखा रही हूँ, ये कानिकर शॉल में पूरी चिनार की पत्तियां और बहुत सुंदर फल फूल के बूटे बुनाई द्वारा ये बुनकर बना रहा है। और ये रंग ब्लैक कलर या ग्रे कलर या डल कलर्स का इस्तेमाल होता है, और पत्तियों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये दूसरी शॉल आप कानिकर शॉल देखिए जो बुनाई द्वारा बड़े बड़े फूलों के गुच्छे बनाए गए हैं, और इसमें शॉल वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि कश्मीर में भौगोलिक खूबसूरती इतनी है कि वहाँ पर पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही डल और बहुत ही सटल कलर्स यानी कि बहुत ही सादे रंगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऊन के कपड़े, ये जो शॉल बुने हुए होते हैं ये ऊन के होते हैं। ये पुरुष प्रधान शॉल का जो व्यवसाय है पुरुष प्रधान है, और इसी वजह से ये देखिए वीविंग की जो चित्र दिखा रही हूँ, पुरुष बैठकर और दादा से बेटे को मिलता है और बेटे से पोते को ये शॉल बनाने का और कसीदा करने का कहते हैं वंशज अपने एक के बाद एक इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। शॉल में अगर हम बात करें तो सबसे उच्चतम क्वालिटी की जो शॉल होती है वो होती है पश्मीना शॉल। कश्मीर की घाटी में निर्मित पश्मीना शॉल अपने गर्माहट और शानदार कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सुंदरता का प्रतीक पश्मीना हमेशा दुनिया भर में महिलाओं की प्रिय रही है। पश्मीना शॉल का मूल्य और उत्कृष्टता केवल एक महिला ही बता सकती है, क्योंकि हर महिला का एक स्वप्न रहता है कि उसके पास एक पश्मीना शॉल हो। बहुत ही महंगी होती है और बहुत सुंदर और इतनी नरम, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ इतनी खूबसूरत चीज़ अपने ऊपर पहनी है कि उसको वजन तो उसमें होता ही नहीं है। और ये पश्मीना शॉल फारसी शब्द पश्म से बना था, जिसका अर्थ है बुनने लायक रेशा, जो कि उस समय ऊन था। पश्मीना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊन हिमालय से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली कश्मीरी बकरी की एक विशेष नस्ल से प्राप्त होती है। पश्मीना हमेशा से ही धनाढ़ वर्ग के लिए बनी हुई शॉल रही है, इसीलिए उस समय में राजा रानियों द्वारा ये पहनी जाती थी और एक शाही महत्व का प्रतीक थी। पश्मीना सदियों से पारंपरिक पहनावे का अभिन्न अंग रही है। इसकी बुनाई की कला कश्मीरी राज्य में पीढ़ी से विरासत के रूप में चली आई है। 1990 के दशक में फैशन उद्योग में पश्मीना की मांग ने इसकी कीमतों की आकाश में ऊंचाई छुआ दी। नतीजन पश्मीना अधिक महंगी हो गई। इस प्रकार उच्च वर्ग समाज तक ही सीमित रह गई। पश्मीना पहनना आज भी, अगर हम पश्मीना की लागत 7,000 से 12,000 लगभग है, और ये विभिन्न रंग के डिज़ाइन और सुंदर सुंदर कलर्स में ये आती है। फिर बात आती है दोशाला की। दोशाला आप जानते हैं, दोशाला को अगर हम अलग करें हिंदी में तो दोशाला यानी 2 शॉल से बना हुआ शॉल। ये राजा सम्राट अकबर के समय में बहुत प्रसिद्ध हुई, और इस शॉल में सोने चांदी के धागों से किनारियाँ होती थी वो सोने चांदी के धागों से बनाई जाती थी, और इसमें 2 शॉल की परत होती है ताकि अंदर की सतह इसमें नहीं दिखती है। मैं आपको इस चित्र में दिखा रही हूँ, ये जो गुलाबी रंग की पहले है ये दोशाला, और दोशाला को 2 शॉलों से ढका, ये अगर आगे से भी पहन सकते हैं पीछे भी। आप इस पिंक कलर के बीच में एक ब्लैक कलर का डिजाइन भी देख रहे हैं, तो ये ब्लैक, क्योंकि जो पीछे की शॉल होगी वो ब्लैक में होगी, एक तरफ से रिवर्सिबल जिसको बोलते हैं, एक तरफ से ब्लैक और एक तरफ से पिंक, ऐसे ही अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन होता था। और दोशाला
इतनी वज़न में हैवी होती थी क्योंकि ये बहुत तेज सर्दी में इसको पहना जाता था। इसके बाद आया नमदा और गब्बा शॉल। गब्बा शॉल एक निम्न वर्ग के लोगों द्वारा पहनी जाती थी। एक तरह से मोटा कंबल होता है जो सस्ती ऊन से बनता है और ये वज़न में भारी होता है और इसमें जो कढ़ाई की जाती है वो ऊनी या सूती धागों द्वारा की जाती है। नमदा क्या होता है? आपको मैंने अगर ऊन जब हम पढ़ रहे थे, ऊन का उत्पादन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको फेल्टिंग पढ़ाई थी, बुनाई करते वक्त बताया था। बुनाई का एक और रूप है फेल्टिंग, जिसमें सस्ते रंग की जो सस्ती ऊन होती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो मरी हुई भेड़ से या उससे प्राप्त होती है, बकरियों से प्राप्त होती है, तो उस ऊन को मैंने आपको अगर ध्यान हो तो उदाहरण देके समझाया था कि बाल अगर हम धोते हैं और टूटे हुए जो बाल होते हैं, अगर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद देखें तो वो गुच्छे बन जाते हैं, क्योंकि ऊन में आपस में चिपकने की एक क्षमता होती है। तो बालों में ऐसे ही ऊन में भी, और इनको भाप और दाब देके कुटाई करके इनको जोड़ा, मतलब ऐंठन नहीं दी जाती। जब ये गुच्छा जो बन जाता है सस्ती ऊन का, उनको कुटाई की जाती है और वो एक प्रकार से फैब्रिक, और दबाव दिया जाता है रोलर्स के बीच में से निकाल के, तो एक प्रकार का फैब्रिक बन जाता है जिसे नमदा बोलते हैं। और इस नमदे को क्योंकि ये भारी होता है और ये सस्ता होता है, तो इसको ओढ़ने में काम नहीं लिया जाता, इसलिए इस प्रकार की शॉल को बिछाने में काम लिया जाता है। यूजुअली वहाँ पे कश्मीर में लकड़ी के घर होते हैं और ज़मीन पे बैठ के खाने की परंपरा रही है, तो ये नमदा ज़मीन पर बैठने के काम आता है। आजकल इसको सोफे कवर भी बनने लग गए हैं और दीवान कवर बनाए जाते हैं, और इस पर बहुत ही सुंदर मोटे मोटी एम्ब्रॉयडरी सूती धागों से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो नमदा और दोशाला ये थे आपके पश्मीना शॉल के बाद आने वाले शॉल्स। इसी प्रकार से आज हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा, इससे पहले मैं आपको क्लास में कश्मीर का कसीदा भी पढ़ा चुकी हूँ, कसीदा यानी एम्ब्रॉयडरी, और आज ये है कश्मीर की शॉल। तो ये हमारे भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट कढ़ाई और शॉल का एक रूप है।